POAC के नाम से जानते हैं, POAC। ठीक है जी। POAC जो है ये भाई साहब जब मैं पढ़ा करता था तब मैंने सबसे पहले ये जो टर्म था आई सॉ इट इन RC मुखर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। मतलब जब मैंने सीखा था उसके बाद तो मैं डायरेक्टली यही लगाता था। क्यों? क्योंकि इसकी एक खासियत है, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहले जब मतलब अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो पहले तुम्हें अपना माथा खराब करना पड़ेगा भाई कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करो। तो पहले बैलेंस करोगे और फिर उसके बाद जाके कहीं मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है कि भैया क्या करना है, सिंपल। मतलब इसकी भी कंडीशंस है वो मैं बता दूं, लेकिन सिंपल है। तुमको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो तो भी चलेगा, तभी भी तुम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। और जो आंसर शायद एक पूरे पेज में 1.5 पेज में तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट लगा के आएगा, 4 लाइन में से आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि तुम किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हो, बट इन पर्टिकुलर ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगता किस में है? ये लगता वहां पे है जहां पे या तो बहुत डिफिकल्ट हो रिएक्शन को बैलेंस करना, या फिर इम्पॉसिबल हो, है ना, इम्पॉसिबल हो। उसके भी एग्जांपल्स देंगे, 2-3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। ठीक है, उसके भी एग्जांपल देंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है, इतना ही है। ठीक, अच्छा कॉन्सेप्ट आया किससे है या क्या उसका बेसिस है वो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, इसको लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एटम कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो एटम कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? एटम भी तो मास है ना, है ना, तो मास कंजर्वेशन। तो लिख सकते हो दैट POAC is based on the law of conservation of mass, that is law of conservation of atoms, that is neither atoms can neither be created nor be destroyed but can only be transformed from one form to the other। अब ये one form to the other जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? वन फॉर्म टू दी अदर का मतलब हुआ कि जैसे एटम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है, ठीक है, एज एन एटम, या फिर अगर वो खुद का ही एक मॉलिक्यूल है, मतलब जैसे H2 है, इट्स अ मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ, या फिर वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से वो एक दूसरे किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में जाके सेट हो गया। ठीक, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि दैट it is useful in those cases where it is difficult or impossible to balance the chemical equation। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि it is applicable only on atoms। जब एटम कंजर्वेशन की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एटम पे लगेगा, कंपाउंड पे नहीं लगेगा, एटम पे लगेगा, और उस एटम पे लगेगा जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में। ठीक है, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन एटम्स ओनली एंड ओनली दोज एटम्स व्हिच गेट completely consumed in the reaction। Got it? Completely consumed in the reaction। ठीक है, तो आई थिंक इसमें सारी की सारी चीजें कवर हो गई। एप्लीकेबल ओनली, हाँ, इसमें एक लास्ट चीज ये है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द RHS। बस इतना हमें ध्यान रखना है। गॉट इट? तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं तो देखो, H2S प्लस HNO3, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है? NO प्लस HS प्लस H2O। ठीक है, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन? नहीं, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब तुम किस पे लगाओगे इसे? तुम किस एटम पे लगाओगे? ठीक, तो देखो ये ध्यान रखना, हम इसको रिएक्शन को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि किस एटम पे लगा रहे हैं। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको गिवन होगी। द atom on which the atom which is getting completely consumed in the reaction is the information about that is directly or indirectly given in the question itself। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे के सारे completely consume हो रहे हैं। तो POAC कैसे लगेगा? POAC H पे लग सकता है, H एक एटम है, S पे लग सकता है, N पे लग सकता है और O पे लग सकता है। इनके अलावा और कोई एटम इसमें है नहीं, तो मैं सब पे लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं सब पे लगा लेता हूँ। अभी तो क्या है, तुमको लगाना आना चाहिए, वो सिखाने के लिए सभी पे लगा रहा हूं। ठीक है, इसमें H के 2 एटम्स है, तो अगर इसका X मोल्स हुए तो H के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2x। तो 2 into on
H on S on N on O, तो 2 into N H2S, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, मोल्स ऑफ H2S प्लस, क्योंकि H इसमें भी है तो 1 इसमें एक है ना, इंटू N इंटू HNO3, ठीक है, फॉलो हो रहा है या नहीं। अब यहाँ का तो खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, अभी राइट हैंड साइड का क्या है, ये तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे H एटम्स है ना, अभी राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इनको लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे कितने हैं, 2 है, 2 इंटू N ऑफ H2O, तो हमारे पास मोल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप आ गई। सेम वे वी कैन यूज इट ऑन S, S इस पे है तो कितने है S, एक है ना, 1 इंटू NH2S इक्वल टू, वहां पे भी S एक ही है तो 1 इंटू NS, ठीक है। N पे लगाओगे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, एक है, 1 इंटू NHNO3 इक्वल्स टू, N सिर्फ और सिर्फ इसमें है और इसमें भी एक है तो 1 इंटू NNO, ठीक है। और थर्ड O है, O इसमें है तो हम लिखेंगे 3 इंटू, क्योंकि 3 है ना इसमें, 3 इंटू N ऑफ HNO3, ठीक है, दिख तो रहा है ना भाई, N O किस में, इसमें और उसमें है, तो 1 इंटू, क्योंकि एक ही O है इसमें, NNO प्लस इसमें भी O एक ही है तो 1 इंटू NH2O, ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप आ गई तो वी कैन नाउ वी कैन सॉल्व, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई इसके, ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर थोड़े टफ में लेके चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं सिंपल सिंपल लिख रहा हूं, इसमें बोल रहा है कि Ca को O2 में बर्न किया और CaO बनाया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, चीजें बता रहा हूं बस, ये एक्सेस में था, इतना ध्यान रखो, ये एक्सेस में था, ठीक है जी, ओके। और इसका 1 ग्राम लिया हमने, 1 ग्राम है बर्न इन एक्सेस, हाँ, इसका हमें वेट जानना है CaO, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 1 ग्राम लिया, इसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दिया और फिर जो भी CaO है उसका वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर मान लो बैलेंस कर लेते हैं, मान लो हम मोल कॉन्सेप्ट से इसको कर रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको, सॉरी इधर कर देते हैं, 2Ca प्लस O2 गिव्स 2CaO, पहली चीज। अगर ये एक्सेस में है तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, क्लियर हो गया। इसके मोल्स कितने हो गए, 1/40, 1/40 हो गए ना इसके मोल्स। अच्छा, 2:2, अगर इसमें देखें तो इसके मोल्स कितने आएंगे, 2/2 इंटू इसके मोल्स कितने हैं, 1/40, तो NCaO इक्वल टू ये आएगा, तो WCaO कितना आएगा, ये 1 आ गया, 1/40 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है, 56 इक्वल टू 1.4 ग्राम, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंपल था ये, तो हम मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, चलो ठीक है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, इस पे POC लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटा लो। देखो अब हमें इसमें जानना जरूरी है कि किस एटम पे हम POC लगाएंगे। ये एक्सेस में था तो ये खत्म तो नहीं हुआ होगा, ये खत्म हुआ होगा, ठीक है। खत्म हुआ तो हम POC किस पे लगाएंगे, POC हम लगाएंगे Ca पे, ऑन Ca पे कैसे लगाओगे, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू N ऑफ Ca इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 एक एटम है भाई, 2 अगर लिखा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितने एटम्स है ये देखने हैं, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो 1 इंटू NCaO, तो यहाँ पे देख रहे हैं मोल्स, यहाँ पे कितना मोल्स, सही NCaO को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन, क्योंकि 1 ग्राम दिया है और Ca को 40, ये कितना आ जाएगा, W अपॉन, W हमें पता नहीं है, WCaO अपॉन 56, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो WCaO इज इक्वल टू 56 अपॉन 40 विच इज 1.4 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, सिंपल था ना ये, ओके। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हमें जरूरत है। ये क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। हमारे पास K2CO3 था, ठीक है, और हमने इसे कन्वर्ट किया K2ZN3FeCN6 ट्वाइस। तो क्या हुआ, K2CO3 को हमने बहुत अलग अलग रिएजेंट से ट्रीट किया स्टेप वाइज, ठीक है। और फाइनली जो कुछ भी हमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी नहीं दिए, कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद सीधे ये आ गया, ठीक है। तो क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, नहीं, सिंपल दिख रहा है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बैलेंस, बट विद द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज इम्पॉसिबल टू बैलेंस। तो यहाँ पे तो और किसी चीज का जिक्र आना ही नहीं चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट तो मतलब दूर दूर तक काम ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या काम आएगा,
हमारे POAC भैया, ठीक है जी। अच्छा, और क्वेश्चन में एक चीज और दी है कि K2CO3 को इस तरीके से ट्रीट किया गया कि जितना भी कार्बन K2CO3 में था वो सारा का सारा इसमें आ गया। तो इस बार हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है कि कार्बन इज गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो हम किस पे लगाएंगे, ऑन कार्बन। अब कार्बन पे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन एक है तो 1 इंटू NK2CO3 इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन कितने हैं भाई, 6 और दूनी 12, तो 12 इंटू NK2ZN3FeCN होल 6 ट्वाइस। ठीक है जी, ये क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मेरे से रह गई थी, वो ये है कि 27.6 ग्राम्स इसके हैं हमारे पास, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है उसके वेट, इसका वेट पूछ रहा है, W, इसका W पूछ रहा है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है, तो इसके मोल्स निकाल लो, कितना है भाई 27.6। अच्छा, इसके मास कितना होगा, 39 इंटू 2 78 और 60 कितना हो गया 138, तो कितना आएगा 138। इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 2/10, सॉरी 1/5 कर लो इसको, 1/5 आ जाएगा, ठीक है जी, 1/5 आ जाएगा। इक्वल टू ये कितना है 12 इंटू n कितना है W अपॉन इसका मोलर मास निकालना है अब हमें, ठीक है। 39 इंटू 2 78, Zn है 65, 18 195, ठीक है। Fe 2 है तो 56 दूनी 112, 112, और ये कितना है Cn 6, Cn का मास कितना 12 14 26, और ये कितने हैं 12 है टोटल, तो 26 इंटू 12 हो गया 312, 52 प्लस 260 312, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 697 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 697, यहाँ पे 697 रख दो, तो यहाँ पे W क्या आ गया 697 अपॉन 5 इंटू 12, बस अब निकाल लो जो भी आएगा, ठीक है। सिंपल था कि नहीं था? ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। we have a few questions. ओके, अब यहाँ पे है ऐसा कि क्वेश्चन की एल्गे जो है, एल्गे सब समझते हो ना, ग्रीन एल्गे, तो ड्राई ग्रीन एल्गे का 1 ग्राम जो है, ड्राई ग्रीन एल्गे का 1 ग्राम जो है वो 1 घंटे में 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो लेट्स से ऐसा कुछ है, DGA है यहाँ पे, ड्राई ग्रीन एल्गे है, ठीक है। इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, इसको ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इससे ये बनाता है स्टार्च, ठीक है, और प्लस ये अपना खुद का DGA, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है प्लस CO2, तो क्या करता है एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, और जितना CO2 लेता है वो सारा का सारा कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, ठीक है। स्टार्च का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H10O5N, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, ड्राई ग्रीन एल्गे है वो CO2 को पकड़ता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हमें नहीं पता कैसे करता है, लेकिन स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और DGA के ऊपर ही चिपक जाता है। क्लियर होगी बात? ओके, फिक्स्ड स्टोर्ड इन स्टार्च, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम it will take for the DGA, dry green algae, to double its weight, ठीक है। टाइम पूछ रहा है हमसे, मास भी नहीं पूछा। अब कैसे करेंगे इसको, देखो पहली चीज तो समझ में आ गई कि भाई CO2 फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना रहा है, तो डायरेक्ट तो कोई मेथड है ही इसको बैलेंस करने का, तो मोल कॉन्सेप्ट तो भूल जाओ, POAC ही लगेगा, और वो भी कार्बन पे लगेगा, क्योंकि जितना कार्बन ले रहा है उतना ही कार्बन यहाँ पे दे भी रहा है, ठीक है। तो POAC कार्बन पे लग गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि DGA का 1 ग्राम 1 घंटे में 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 फिक्स कर रहा है। तो हमारे पास इसके मोल्स हैं जो इनिशियली गिवन है। अब वो कह रहा है कि कितना समय लगेगा इसको अपना मास डबल करने में, मतलब जब ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो यहाँ पे जो ड्राई ग्रीन एल्गे है प्लस स्टार्च है उसका मास 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा
2 ग्राम्स। तो देयरफॉर मास ऑफ, इसमें मास ऑफ स्टार्च कितना होगा भाई 1 ग्राम। सिंपल सी बात है भाई, 1 ग्राम जो डीजीए था ड्रैगन एनर्जी तो वो उतना ही रहा, और जो स्टार्च आया वो 1 ग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा अभी इसमें सीधे सीधे सिंपल सी बात है, हमारे पास ये रिएक्शन है CO2 C6H10O5N। ठीक है, तो बस अब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो POAC लगा दो। POAC ऑन कार्बन क्या आएगा 1 × NCO2 इक्वल टू, यहाँ कितना 6 और N 6N इंटू 6N एटम्स है ना एक मोल में, W अपॉन, या इसको लिख लो NC6H10O5N। ठीक है, तो हमें तो ये पता नहीं है, इसको NCO2 ऐसे लिख लो, यहाँ पे 6N है, इनटू मास कितना दिया इसका 1 ग्राम हमें मिल गया था ना 1 ग्राम, अपॉन इसका मास कितना होगा 12 × 72 72 और 10 82 82 प्लस 80 162 इंटू N। अब N से N कट गया, यहाँ कितना आएगा, ये 6 से जाएगा क्या 6 दूनी 12 और 4 42, ठीक है जाएगा 1 अपॉन 6 दूनी 12 और 4 7 27 1/27। तो NCO2 जो आया है वो 1/27 आया है। तो सिंपल सी बात है, अगर 4.7 into 10⁻³ moles in 1 hour, then 1/27 moles in x hours। x hours मान लो, तो x कितना आएगा, x will be equal to 1/27 into 4.7 into 10⁻³। इसे कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा POAC हो गया। अच्छा, डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं इसको, और फिर हम आज की क्लास कंप्लीट कर देंगे। तुम्हारी लिए थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर बनेगा ये, है ना, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर वर वी? ठीक है, इसमें कह रहा है 3 ग्राम C प्लस 5 ग्राम O रिएक्टेड कंप्लीटली। ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ CO इन द प्रोडक्ट। तो तुम्हें जो पता है वो ये है कि भाई अगर कार्बन और ऑक्सीजन अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म CO2, अगर अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे तो दे विल फॉर्म CO। लेकिन अगर ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ CO इन द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कुछ CO भी बना होगा और कुछ CO2 भी बना होगा। तो ये जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था ना, उसी तरीके से जो मिक्सर वाला था, उसी तरीके से, सॉरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन में करवाया था, उसी के जैसे है। जैसे मान लो अगर तुम C प्लस हाफ O2 करते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, CO मिलेगा। अच्छा, कार्बन के कितने मोल्स है, 3 ग्राम्स है, 3/12, तो 1/4 मोल्स हो गए। अगर इसके 1/4 मोल्स है तो इसके कितने होंगे, 1/8 मोल्स होंगे, हाफ हो जाएंगे ना एग्जैक्टली, इंटू 32 कितना आएगा ये 4 ग्राम। तो अगर इसके 3 ग्राम है तो इसको पूरा का पूरा CO में कन्वर्ट होने के लिए 4 ग्राम चाहिए, लेकिन कंज्यूम कितने हो रहे हैं 5 ग्राम। इसका मतलब प्योर CO नहीं है। अच्छा, मान लो ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा होता तो ये 1/4 मोल्स है, तो इसके भी 1/4 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर इसके 1/4 मोल्स हैं तो इसका मास कितना हो गया 8 ग्राम। तो इस कार्बन को कंप्लीटली CO2 में चेंज होने के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक्चुअली में रिएक्ट कितनी करी है, 5 ही ग्राम तो करी है। तो ऑक्सीजन जो रिएक्ट करी है वो 4 और 8 के बीच में करी है। इसका मतलब कुछ CO में कन्वर्ट हुआ और कुछ कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ, इतना कंफर्म हो चुका है। अब तुम इसको, ये जो तुमने बैलेंस करके रिएक्शन लिख ली है, इसके बेसिस पे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम इसे एक बार करके देखना। तो POAC और इसमें तुम्हें कंपैरिजन मिल जाएगा, कौन जल्दी देता है आंसर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ही मिटा रहा हूँ। अब हम इसमें POAC लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो यस, ठीक। अब इसने जब कहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों के दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कार्बन भी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन भी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे POAC लगाऊंगा और दोनों पे लगा दूंगा।
POAC दोनों पे लगा दूंगा। तो ऑन कार्बन क्या आएगा, NC इक्वल टू NCO। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको इस इक्वेशन को अलग अलग ना लिख के लेट्स डू वन थिंग, इस तरीके से कर देते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO प्लस CO2, एक में कर देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा कितना हो रहा है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना पता है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक, अब कार्बन पे लगाओगे तो क्या आएगा, 1 इंटू NC, क्योंकि एक है कार्बन इसमें, यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू, इसमें दो जगह है तो 1 इंटू NCO प्लस 1 इंटू NCO2, ये आ गया। ओके, अच्छा ऑक्सीजन पे लगा देते हैं, ऑन ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू NO2, ये कितना आएगा 1, क्योंकि इसमें एक ही है, 1 इंटू NCO प्लस यहाँ पे दो हैं तो 2 इंटू NCO2। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले वाले के केस में क्या आ रहा है, ये NC है 3/12 इक्वल्स टू 1/4। अगर तुम इसमें देखो तो 5/32 विच इज 2 इंटू सॉरी इसके मोल्स जो हैं, सॉरी NO2 के मोल्स कितने हैं, 5/32। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं और मैं NCO को A ले लेता हूं और NCO2 को B ले लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 इज इक्वल टू A प्लस B, और यहाँ पे लिख सकता हूं 2 इंटू 5/32। 2 अलग है, ये मोल्स ऑफ O2 लिखे थे मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस 2B। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो तो 16 आ रहा है। ठीक है, अगर तुम इससे, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 माइनस 1 अगर कर दो क्या आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 5/16 माइनस 1/4 इक्वल्स टू B, तो B इज इक्वल टू 1/16 आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर या इसको लिख देंगे NCO2। ठीक, और A विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/16, इस वाली इक्वेशन में डाल दो ना, इसको 1/16 डाल दो, इधर ले आओगे तो क्या आएगा 3/16, ये क्या आएगा NCO। ठीक है, तो A और B आ गया। इसने परसेंटेज ऑफ CO पूछा था, तो परसेंटेज ऑफ CO क्या आएगा, A अपॉन A प्लस B इंटू 100, यही तो आएगा। A कितना है, A कितना है 3/16 अपॉन ये कितना है 1/16 प्लस 3/16 इंटू 100, कितना हो गया 3/4, 3/4 इंटू 100, 75%। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो इसमें देखो सिंपल थे ना, बहुत बिल्कुल ही सिंपल थे, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा। सिंपल तुम्हारा जो प्रोसेस है POAC का, बस उसे फॉलो करते चल जाओ, तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी। और तुमने ये इक्वेशन तो बहुत पहले भी सॉल्व करी है, ये कौन से थे वो, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये 10th के तो है सारे। ठीक है, चलो इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलो, और कुछ तुम्हारे DPPs हैं वो बाकी हैं, तुम उसके डाउट्स भेजो, नहीं तो मैं उनके सारे के सारे डाउट DPPs कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।